Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. Our today's topic is The Man of the Crowd by Edgar Allan Poe. आज के लेक्चर में हम लोग राइटर की बायोग्राफी पढ़ेंगे, शॉर्ट स्टोरी के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, कैरेक्टर्स, समरी और क्रिटिकल एनालिसिस और लास्ट में हम लोग देखेंगे थीम्स को। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एडगर एलन पो जो है वो 1809 में पैदा हुए थे और 1849 में इनकी डेथ हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा फेमस अमेरिकन राइटर थे, एडिटर और लिटरेरी क्रिटिक थे। इन्हें अपनी शॉर्ट स्टोरी और पोइम की वजह से बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल थी। इनकी शॉर्ट स्टोरीज जो थी वो बेस्ड करती थी मिस्ट्री और मर्डर के ऊपर। इन्हें अमेरिका का फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है। उसके अलावा डिटेक्टिव मिस्ट्री फिक्शन को इन्होंने इन्वेंट किया था और साइंस फिक्शन में इन्होंने बहुत सा काम किया था। इनकी पेरेंट्स जो थे वो एक्टर थे। इनके जो फादर थे वो 1810 में इंतकाल कर गए थे। उसे नेक्स्ट ईयर ही इनकी मदर की डेथ हो गई थी। उसके अलावा इन्होंने शादी की थी अपनी एक 13 साल कज़न वर्जीनिया क्लेम के साथ। जब इन्होंने शादी की थी इनकी उम्र 26 साल थी। उनके बाद उनकी वाइफ को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई और ये अपनी वाइफ को सिसी के नाम से पुकारते थे। SISSY स्पेलिंग है उसके, सिसी। उसके अलावा एडगर एलन पो जो है वो अक्टूबर 7 1849 में डेथ हो गई थी इनकी। इनकी डेथ जो है एक अनरिवील्ड मिस्ट्री है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनकी डेथ जो है एक सुसाइड है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे कि अल्कोहल की वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो एक जो फ्रेंच पोइट हैं वो कहते हैं कि हीज डेथ वाज ऑलमोस्ट अ सुसाइड प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है। इन्होंने अपने वर्क से खुद को ही फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। ठीक है, इनका राइटिंग स्टाइल जो है वो गोथिक है। अब गोथिक क्या होता है? गोथिक स्टाइल वो स्टाइल होता है जिसमें आप फियर, हॉरर, डेथ या जो रोमांटिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि नेचर, इन तमाम एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। वो गॉथिक स्टाइल होता है। ठीक है, उसके अलावा जो शॉर्ट स्टोरीज है इसको और सस्पेंस में लिखा गया है। इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो है द टेल टेल हार्ट, इनका बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है ये। द कास्क ऑफ अमंटिलेडो, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, द पिट एंड द पेंडुलम। हम बढ़ते अपने शॉर्ट स्टोरी की तरफ। तो इसका यूनरा जो है वो शॉर्ट स्टोरी है। इसको 1840 में पब्लिश किया गया था और जहाँ से ये स्टोरी की आगाज़ होता है वो होता है डी कॉफ़ी हाउस। ठीक है, सेटिंग यहाँ पे लंदन दिखाई गई है। करेक्टर्स हमारे पास सिर्फ दो हैं यहाँ पे, नरेटर एंड द ओल्ड मैन। सिम्बल्स हैं यहाँ पे डायमंड एंड डैगर। थीम्स जो इसमें हम इसमें देखेंगे वो है लोनलीनेस, क्यूरियोसिटी, ऑब्सेशन, ऑब्जर्विंग द सिटी। उसके अलावा इस वर्क को फ्रेंच पोइट जो हैं चार्लिस बॉड्रिलियर, इन्होंने ट्रांसलेट किया है और एनालाइज किया है बेंजामिन ने। इसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं उसकी बिना भी इसको बहुत मकबूलियत हासिल की है इसने। ठीक है, अब यहाँ पे होती है हमारी समरी का आगाज़। ठीक है, समरी का आगाज़ स्टोरी का आगाज़ जो है एक एपिग्राफ से होता है। एपिग्राफ एक शॉर्ट फ्रेज या फिर एक कोटेशन होती है जो कि पूरे थीम को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अब एपिग्राफ जो है इसका फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो है जी, दिस ग्रेट मिस फॉर्च्यून ऑफ नॉट बीइंग एबल टू बी अलोन। ये अकेला ना रहना एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। ठीक है, अब यहाँ पर नेटर जो है बात करते हैं एक जर्मन बुक की, दैट डज नॉट परमिट इट सेल्फ टू बी रीड, कि कुछ बुक्स जो हैं वो इजाज़त नहीं देती कि उनको पढ़ा जा सके। मतलब ये कि कुछ बुक्स जो हैं वो इतनी कम्प्लेक्स होती हैं कि उनको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेटर जो है वो कहता है कि सेम केस विद आवर करेक्टर विच इज़ नेम्ड एज द ओल्ड मैन। वो कहता है कि ओल्ड मैन जो है वो भी बिल्कुल इस बुक की तरह है, कुछ जो इजाज़त नहीं देता कि कोई उसके सीक्रेट्स को जान सके, कोई उसके बारे में जान सके। यहाँ पर नेटर हमारा कहता है कि सम सीक्रेट्स विच डू नॉट परमिट देमसेल्व्स टू बी टोल्ड, कि कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो खुद को बताने के लिए इजाज़त नहीं देते कि उनके बारे में कोई जान सके। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं शॉर्ट स्टोरी की तो वो मैंने इसमें हाईलाइट की हुई हैं, आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं जी। नरेटर जो है वो बैठा होता है लंदन के कॉफ़ी हाउस में और वो रिसेंटली एक बीमारी से रिकवर किया होता है। ठीक है, सेहत याबी हासिल करके आया होता है वो, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जाहिर है इंसान जब किसी भी मुश्किल वक्त से गुजर के आसानी में आता है या कि बीमारी से रिकवरी हासिल करता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मुझे एक नई ज़िंदगी दी गई है। ठीक है, सेम केस विद आवर नरेटर। ये बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे उस कॉफ़ी हाउस के विंडो के पास बैठा हुआ है और विंडो के बाहर जो स्ट्रीट ऑफ लंदन है उसको वहाँ पे वो देख रहा है। वहाँ पे जो लोग गुजर रहे हैं, जो क्राउड गुजर रहा है लोगों का, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। लंदन जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बिजी सिटी है, क्राउडेड सिटी है ये। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि मेरी जो रिकवरी है, जो मैं एक बीमारी से निकल के सेहतयाबी मैंने हासिल करी है, इस चीज़ ने मुझे मोर ऑब्जर्वेंट बना दिया है देन अदर पीपल। ठीक है, अब यहाँ पर नेटर जो है वो एनालाइज करता है कि जो वहाँ पे जो सड़क है जहाँ पे
जो लंदन स्ट्रीट है वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल गुजर रहे हैं, कुछ ट्रेड्समैन हैं, वो कुछ क्लर्क्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैं। वो कहता है कि मैं लोगों की जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो उनका चलने का स्टाइल है, जो उनके कपड़े हैं, उनकी बिना पे मैं लोगों को जज कर लेता हूँ कि कौन सा बंदा जो है वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है या उसका सोशल स्टेटस क्या है। वहाँ से जो लोग गुजरते हैं उसमें पिक पॉकेट्स जैसे कि जेब कतरे जिन्हें कहते हैं, गैम्बलर्स, पेडलर्स, बेगर्स, डिसेबल एंड सिक पीपल, गर्ल्स, वुमेन, ड्रंक यार्ड्स, बहुत से लोग वहाँ से गुजरे होते हैं। अब यहाँ पे नरेटर जो है वो कंटिन्यूसली बैठा हुआ विंडो के पास वहाँ पे बाहर देखते जा रहे हैं। अब जो मेन चीज़ हमें यहाँ पे नरेटर के बारे में बताई जाती है, नरेटर जो है ना वो यहाँ पे इस जो ये कॉफ़ी हाउस है यहाँ पे बैठा होता है कि इसके हाथ में एक सॉरी इसके मुंह में एक सिगार होती है और इसकी गोद में एक न्यूज़पेपर इसके पड़ा होता है। अब सिगार क्या होता है? सिगार बेसिकली एक रोल होता है टबैको का, ठीक है, जो कि रैप किया होता है तंबाकू की लीफ के अंदर ही, ठीक है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ में तंबाकू मौजूद है वो सिगार होती है, ठीक है। सिगार उसके मुंह में होती है और न्यूज़पेपर उसकी गोद में पड़ा हुआ होता है। वो बेफिक्री से वहाँ बैठ के लोगों को वो जज करता है वहाँ पे। उसका बेफिक्री से यहाँ बैठने इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि वो हाई स्टेटस से बिलोंग करता है, उसके पास मनी है, उसको किसी भी जॉब की, किसी भी कमिटमेंट की उसको ज़रूरत नहीं है, ना इसको फिक्र है, और वो आज़ाद आना बैठ के वहाँ पे लोगों को जज कर रहा है। अब हम इसकी समरी को पढ़ रहे हैं और थ्रू आउट द स्टोरी जब हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे किसी भी फैमिली की, किसी भी फ्रेंड की बात नहीं की जा रही, सिर्फ दो करेक्टर हैं, उसी के राउंड राउंड जो है ये स्टोरी घूम रही है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा नरेटर है वो बात कर रहा है ऑडियंस से, ऑडियंस जो है उसकी बात सुन रही है, तो ये चीज़ जो है इसकी लोनलीनेस को शो कर रहा है, इसकी आइसोलेशन को शो कर रहा है। यहाँ पे लोनलीनेस का थीम जो है वो हाईलाइट किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने समरी की तरफ। जी, यहाँ पे नरेटर जो है वो देखता है कि वहाँ पे जो स्ट्रीट ऑफ द लंदन है उस क्राउड में एक ओल्ड मैन गुजरता है जो कि 65 ईयर्स या 670 ईयर्स ओल्ड होता है। अब वो जो नरेटर है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, उससे ऑब्सेस्ड होता है। और भी तो वहाँ से लोग गुजर रहे होते हैं लेकिन वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्सेस्ड का थीम हाईलाइट हो रहा है। वो क्या करता है कि वहाँ से कॉफ़ी शॉप से उठ के जाता है और उस मैन का पीछा करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है ओल्ड मैन की, और उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के ही वो डिफरेंट अजम्पशंस बनाता है उस ओल्ड मैन के बारे में, ठीक है। वो कहता है कि ओल्ड मैन जो है वो शॉर्ट इन स्टेचर है, वेरी थिन एंड अपेरेंटली वेरी फीबल, मतलब कि बहुत पतला सा है। ही इज ड्रेस्ड इन एक्सपेंसिव क्लॉथ्स दैट आर नाउ डर्टी एंड कैरीज अ डायमंड एंड अ डैगर अंडरनीथ हिज क्लॉक। वो कहता है कि उसके कपड़े जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहे हैं लेकिन अब वो गंदे हो चुके हैं, और उसके क्लॉक में जो डायमंड और डैगर है, अब वो जम्पशन लगाता है कि वो इसकी जो ये है ना वेरी थिन है, जो मतलब जितना ये पतला है तो इसकी लॉन्गिविटी को, डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है। उसके अलावा हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अमीर बंदा है जो जिसको जो डाउनफॉल का शिकार हो गया, इसके कपड़े जो है वो गंदे हो गए हैं। दूसरी तरफ वो कहता है कि अगर इसके पास डायमंड है तो हो सकता है ये कोई चोर है, ठीक है। फिर डैगर इसके पास भी कहता है कि हो सकता है इसने कोई क्राइम जो है वो कमिट किया हो, या कोई सीरियल किलर हो। इस तरह की असम्पशंस लगाता है उस ओल्ड मैन के बारे में। अगर पेपर में आपको ओल्ड मैन का कोई क्वेश्चन आता है उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में तो ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अब नरेटर जो है वो उसमें क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है और वो फैसला कर लेता है कि जी मैंने बस आदमी का जो वो पीछा करना है, ठीक है। रात हो जाती है, फॉग जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो हमारा ओल्ड मैन है उस पर उस बारिश का भी असर नहीं होता, वो कंटिन्यूसली चलता जाता है, चलता जाता है, ठीक है। वो थ्रोफेयर रोड से गुजरता है, उसके बाद कहता है वो क्रॉस स्ट्रीट से गुजरता है, स्क्वेयर स्ट्रीट से गुजरता है। बेसिकली ये उन स्ट्रीट्स के नाम हैं जहाँ जहाँ से वो ओल्ड मैन गुजरता है, ठीक है। फिर वो एक बिजी बाजार में जाता है, वहाँ पे वो क्या करता है कि एमलेसली वहाँ पे वो चल रहा होता है। ओल्ड मैन क्या करता है, एक क्राउड से निकल के दूसरे क्राउड में जाता है, वो अकेला नहीं रहता। जैसे ही एक हजूम ख़त्म होता है वो दूसरे हजूम को तलाश करता है कि खुद को उसके अंदर वो समा सके, ठीक है। अब यहाँ पे उसका थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर दिखाया गया है। ओल्ड मैन जब क्राउड में जाता है तो थोड़ा तेज़ चलता है, ठीक है, थोड़ी सी नरिशमेंट फील करता है, फ्रेश फील करता है, लेकिन जैसे ही क्राउड ख़त्म होता है वो स्ट्रीट में जाता है तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, उसके चेहरे पे थोड़े गम के तासुरात आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी उसकी लोनलीनेस को शो कर रही है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि बाज़ार में जाता है, एक शॉप से दूसरी शॉप में जाता है, ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो किसी से बात करना चाह रहा है या वो किसी को तलाश कर रहा है, लेकिन ना तो वो किसी से बात करता है ना ही वो कुछ कहता है, बस अपने सफ़र को जारी रखता है और चलता जाता है। फिर नरेटर जो है उसके बारे में मज़ीद जानना चाहता है, उसके स्ट्रेंज एक्शंस के बारे में, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। फिर क्या होता है जी, 11 बज जाते हैं, बाज़ार जो है वो खाली हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो हजूम है वो ख़त्म हो जाता है। फिर ओल्ड मैन क्या है वो फिर मूव करता है नेक्स्ट किसी क्राउड में जाने के लिए,
ठीक है। फिर वो एक दिन बार में जाता है, सुबह का दिन हो जाता है, ठीक है। एक दिन वहाँ पे जो है वो गुजर चुका है, फिर वो क्राउड में जाता है। उसके बाद वो उसी स्ट्रीट में वापस आ जाता है जो कॉफ़ी हाउस के बाहर स्ट्रीट होती है, ठीक है, जहाँ से उन्होंने आगाज़ किया होता है। फिर दोबारा से एक 24 दिन है वो मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट इवनिंग पे जो हमारा नरेटर है वो बिल्कुल थक जाता है और फिर वो कहता है कि मैंने भी इस आदमी का सामना करना है, ठीक है। वो जाता है उस आदमी के सामने, उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन द ओल्ड मैन डज नॉट नोटिस हिम एंड वॉक्स अवे। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो उसके सामने आके खड़ा हो गया कि जो बंदा उसको पिछले 24 घंटे से चेस कर रहा है, लेकिन वो उसको नहीं देखता, अपने सफ़र को जारी रखता है। यहाँ पे जो नरेटर है अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपनी एजम्पशंस को गलत साबित करने के बजाय, ये मानने के बजाय कि हाँ मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो गलत हैं, बल्कि वो कहता है कि द ओल्ड मैन इज़ द टाइप एंड द जीनियस ऑफ डीप क्राइम, ही रिफ्यूजेस टू बी अलोन, ही इज़ द मैन ऑफ द क्राउड। फिर जो रीडर है वो कहता है कि हम जो ओल्ड मैन है वो बिल्कुल एक जर्मन बुक की तरह है जो कि किसी को अलाउ नहीं करते कि वो उसको पढ़ सके, ठीक है। द मैन इज़ द बुक दैट विल नॉट अलाउ इट सेल्फ टू बी रीड। वो ये नहीं मानता कि मेरी एजप्शंस जो हैं वो गलत है, मेरी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो गलत है, जो मैंने दुनिया उसके लिए क्रिएट की थी कि वो पर्सन इस तरह का है, वो उस तरह का नहीं है। वो उसको ही कहता है कि बल्कि वो बिल्कुल एक किताब की तरह है, ठीक है, जो कि इजाज़त नहीं देती कि कोई भी इसको जान सके। बल्कि स्टोरी का हमारा आगाज़ इस तरह से होता है कि इंसान किस तरह से अपने सीक्रेट्स जो हैं वो लेके ग्रेव में चला जाता है, लेकिन उसको किसी के साथ शेयर नहीं करता, ठीक है। अगर आपको ओल्ड मैन के फिजिकल अपीयरेंस पे या किसी से भी ओल्ड मैन पे या नरेटर के कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको भी मैंने दे दिया वो आप लिख सकते हैं पेपर के अंदर, आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके थीम्स को। जो थीम्स है इसके अंदर है लोनलीनेस, क्यूरियोसिटी, इन तमाम चीज़ को हम लोग डिस्कस के अंदर एक डिवाइस यूज़ की गई जिसका नाम है फिलॉनर। इसी बिना पे जो हमारा फ्रेंच पोइट है चार्लिस, उसने इस वर्क को ट्रांसलेट किया था और उसने इस वर्ड का मीनिंग ये ड्राइव किया था कि ऐसा पर्सन जो सिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए निकलता है, ठीक है। तो ये लिटरेरी डिवाइस जो है इसके अंदर यूज़ की गई है। और इसके अलावा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।